my dear student, this is part 3 of 8 Science and Technology Metal and Non-Metal. So in last lecture we have seen chemical properties of metal. Before that we have seen physical properties of metal as well as non-metal. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख लेना, तभी ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज सिखा दूं। वो चीज ये है कि देख लो H2SO4 और H2SO3 इसमें डिफरेंस होता है। ओके, अब नॉर्मली ये चीज मुझे स्टूडेंट लाइफ में बहुत हार्ड जाती थी, इसलिए मैं कुछ भी पढ़ाने से पहले जो मुझे हार्ड लगता था स्टूडेंट लाइफ में वो ऑलरेडी स्टूडेंट को बता देता हूं। तो H2SO4 का नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। बराबर, क्या नाम होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। अब H2SO4 से अगर H2SO3 कर दोगे तो इसका नाम होगा सल्फ्यूरस एसिड। समझना प्लीज, हाँ, इसको मेमोराइज करना, रट्टा मार लेना, ये आपको काम आएगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। ऐसे ही कुछ डिफरेंस होता है HNO3 और HNO2 में। ओके, तो ये होता है नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? नाइट्रिक एसिड। ओके, याद रखना, काम आएगा। और ये होता है नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। ठीक है, नाइट्रस एसिड, क्या नाम है इसका? नाइट्रस एसिड। और एक होता है H2CO3, इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड। बराबर, इसका नाम क्या होता है? कार्बोनिक एसिड। तो याद रखना H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड एंड H2CO3 कार्बोनिक एसिड। आई होप आपने ये चीजें लिख ली होंगी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हमारा आज का इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब इसमें रिएक्शंस पढ़ने होते हैं, और रिएक्शन मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लेना देना। ओके, किस लिए लेना देना? ऑक्टेट रूल के अनुसार अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो एलिमेंट स्टेबल होता है। तो इलेक्ट्रॉन का लेना देना किस लिए होगा? सारी चीजें एक ही कारण के लिए होगी, एंड दैट कारण इज कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है, तो अब देखो पहली जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको याद है तो मेटल के जो वैलेंस शेल में है इलेक्ट्रॉन कितने थे? 3 तक थे। 1 2 या 3, 1 2 या 3। तो अगर 4 से ज्यादा होंगे, ओके, तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल हैव 4 से 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। तो ज्यादातर नॉन मेटल के वैलेंस शेल में 4 से 7 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ओके, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। ओके, अब नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा? 2,5। ऑक्सीजन का कैसे आएगा? 2,6। क्लोरीन का कैसे आएगा? 2,8,7। ओके, उसके बाद फ्लोरीन का कैसे आएगा? 2,7। 7 और 2 9, 8 और 2 10 और 7 17, 6 और 2 8, 5 और 2 7। तो इसमें देखो ये वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो 4 5 6 7 अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको बोलेंगे नॉन मेटल। अभी आप स्कूल लेवल में हो ना, इसलिए इनको नॉन मेटल बोल रहे हैं। आगे जाओगे आप पढ़ने तो वैलेंस शेल में जब आप हायर एजुकेशन लोगे 11 12 का, 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको बोलेंगे मेटल, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसको बोलेंगे नॉन मेटल, और 4 इलेक्ट्रॉन वाले को बोलेंगे मेटालॉइड या सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर। पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, तो अभी तक आपके हिसाब से याद रखना 4 से 7 तक इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस शेल में होंगे तो वो क्या होगा? नॉन मेटल होगा। क्या होगा? नॉन मेटल होगा। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारे क्या है? नॉन मेटल है। दे ऑल आर नॉन मेटल। अब एक चीज समझ लो, इसको अगर ऑक्टेट कंप्लीट करनी है तो दो ऑप्शन है। ये क्या करे? किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले या किसी को 6 इलेक्ट्रॉन दे दे। ये क्या करे? किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले ले या किसी को 5 इलेक्ट्रॉन दे दे। अब आप बोलोगे सर ये 5 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो मैं बोलूंगा ठीक है, 2 पे भी वो स्टेबल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ये पहली ऑर्बिट है। और हमेशा याद रखना
फर्स्ट ऑर्बिट जिसका नाम होता है के ऑर्बिट डुप्लेट पे स्टेबल हो जाती है। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पे, बिकॉज उसकी कैपेसिटी ही कितनी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो 2 इलेक्ट्रॉन खा के ही उसका पेट भर जाएगा। ठीक है, तो ये इसको स्टेबल होना है तो 3 इलेक्ट्रॉन ले ले या 5 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो कौन सा आसान पड़ेगा, 3 लेना या 5 देना? इजी कौन सा पड़ेगा, 3 ले लेना। ओके, 5 दे देगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना उसका, तो 3 ले लेगा ये। ठीक है, तो अब इसको आसान क्या पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेना, 6 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं है। ठीक है, अब इसको क्या आसान लगेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना बजाय के 7 इलेक्ट्रॉन दे देना। ठीक है, इसको क्या आसान पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना बजाय के 7 इलेक्ट्रॉन दे देना। तो हमेशा याद रखना, मेटल के नेचर के अपोजिट नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव हो रहे थे, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेके निगेटिव हो रहे, एंड दैट निगेटिव आयंस आर कॉल्ड एज एनायंस। क्या, एनायंस। तो हमेशा याद रखना, जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। मेटल कैसे होते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मेटल होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब इनमें एक क्षमता होती है, दैट क्षमता इज अबाउट डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन और गिविंग द इलेक्ट्रॉन एंड बिकमिंग पॉजिटिवली चार्ज आयन, दैट इज कैटायन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल, इसके कैरेक्टर के विपरीत नॉन मेटल क्या होते हैं, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड बिकम निगेटिवली चार्ज, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो याद रखना, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो निगेटिव। तो यहां पर क्या हो रहा है, देख लो यहां पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ आयन। आपको मेटल कौन से आयन बना रहे थे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन दे के। नॉन मेटल क्या बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ आयंस। आयंस का क्या होता है, देखो H प्लस H2, H एटम है, हाइड्रोजन का एटम, H प्लस आयन है, और H2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है। अब ये Cl माइनस Cl2, ऐसे ये एटम है क्लोरीन का, ये आयन है और ये मॉलिक्यूल है। और मोर प्रिसाइजली ये कैटायन है, पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एज कैटायन, निगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एज एनायन, उसको क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। ठीक है, तो मेटल की एबिलिटी कैटायन की होती है, नॉन मेटल की एबिलिटी एनायन की होती है। ओके, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, तो क्या होगा, नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो नॉन मेटल में टेंडेंसी काहे की होती है, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, इन देयर वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं टू फॉर्म निगेटिवली चार्ज आयंस कॉल्ड एनायन। समझ में आ रहा है, तो नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना मतलब खुद के ऊपर निगेटिव चार्ज ला लेना, इसको हम बोलते हैं एनायन, या फिर नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो निगेटिव। लेट अस सी व्हाट हैपन। ओके, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 मतलब 2,5। अब ये क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 और 3 8। अब 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो चार्ज कैसा गया, माइनस माइनस माइनस, तो इसको बोलेंगे नाइट्राइड आयन। कौन सा आयन, नाइट्राइड आयन, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्राइड आयन। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6, इसका कितना होता है 7 को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया हमने। ऑक्सीजन का होता है 8, आई एम सॉरी, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, वैलेंस शेल याद आ जाते हैं मुझे हमेशा, 2,6। 8 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 2,6। अब इसको जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या देगा, O माइनस माइनस, तो इसको बोलेंगे ऑक्साइड आयन। कौन सा आयन, ऑक्साइड आयन। ठीक है, अब उसके बाद क्लोरीन होता है 17। क्लोरीन क्या होता है 17 मतलब 2,8,7, 2,8,7। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया मतलब Cl माइनस, तो ये क्लोराइड आयन होता है। कौन सा आयन, क्लोराइड आयन। ठीक है, ये क्लोराइड आयन होता है। तो नॉन मेटल के विपरीत बिहेव करते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाते हैं, कैटायन उनको हम बोलते हैं, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं। किस लिए ले रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए। जैसे कि नाइट्राइड का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2,8, 5 और 3 8, इसका क्या हो गया 2,8। ठीक है, 6 और 2 8, इसका क्या होगा 2,8,8। स्टेबल हो गए ना, देखो 8 8 8, इसी को तो हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। ठीक है, तो मेटल सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव, नॉन मेटल सारे इलेक्ट्रो निगेटिव। अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो मेटल अब ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड ऑफ मेटल, ये नॉन मेटल है, सॉरी, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर बेसिक इन नेचर। तो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। मेटल के बेसिक थे,
तो नॉन मेटल के एसिडिक होंगे, ठीक है। तो क्या होता है, नॉन मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड। तो नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, कार्बन अगर रिएक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ, दिस इज कार्बन विच इज नॉन मेटल, रिएक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ तो ये बना देगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है नॉन मेटल ऑक्साइड है, बिकॉज कार्बन इज नॉन मेटल ना, तो ये एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, इसका नेचर क्या होता है, एसिडिक। अब लास्ट टाइम क्या हुआ था, बेस बना था, तो बेस एसिड के साथ रिएक्ट होकर साल्ट और वाटर दिया था, तो अब क्या बना, अब बना एसिड। तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट होगा, किसके साथ रिएक्ट होगा, बेस के साथ। ओके, द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक है, मेटल के ऑक्साइड बेसिक है। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक है, मेटल के ऑक्साइड बेसिक है। तो अब ये क्या करेगा, दे रिएक्ट विथ बेस। अब ये एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट होगा और साल्ट और पानी बनाएगा, साल्ट और पानी बनाएगा, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि सपोज यहां पर क्या होगा, CO2 प्लस NaOH, CO2 प्लस NaOH, ठीक है, CO2 प्लस NaOH, ठीक है। इसको मैं सेपरेट करूं क्या, नहीं, जगह नहीं, छोड़ दो, चलो। CO2 प्लस NaOH, CO2 का नाम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, लेट मी गिव यू द सम हिंट फॉर यू। एक चीज याद रखो, Na2CO3 और NaHCO3, Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मतलब निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, धुन्याचा सोडा, धोने का सोडा। ओके, और ये हाइड्रोजन मतलब बाय, सोडियम बायकार्बोनेट, सोडियम बायकार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम बायकार्बोनेट, सोडियम बायकार्बोनेट, बाय मतलब हाइड्रोजन, तो ये सोडियम बायकार्बोनेट, बाय मतलब खाए। ओके, तो ये दोनों भी सोडा होते हैं, सोडा समझते हो, सोडा। ओके, दोनों भी सोडा होते हैं, लेकिन ये धुन्याचा सोडा, ये खाण्याचा सोडा, ये खाने का सोडा होता है। ओके, सोडियम बायकार्बोनेट, सोडियम बायकार्बोनेट, बाय मतलब खाए, बाय मतलब हाइड्रोजन, बाय मतलब खाए, सोडियम बायकार्बोनेट, सोडियम बायकार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट। तो जब ये दोनों साल्ट हैं, दीज आर बोथ साल्ट। ओके, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होगा तो धुन्याचा सोडा बनेगा। किसका, धुन्याचा सोडा, धुन्याचा सोडा मींस Na2CO3। अब ये साल्ट हो गया और इसके साथ पानी बनेगा H2O, इसका नाम क्या, सोडियम कार्बोनेट। क्या बच्चों, सोडियम कार्बोनेट, समझ रहे हो, सोडियम कार्बोनेट। अब इसको बैलेंस करेंगे, देख लो कैसे बैलेंस होगा। सोडियम कितने हैं, 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कर दिया, परफेक्ट। कार्बन कितना है, 1, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 2 4, यहां पर कितने हैं, 3 और 1 4, परफेक्ट। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो रिएक्शन बैलेंस से कोई डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। तो एबिलिटी क्या है, नॉन मेटल की एबिलिटी कैसी है, नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, एंड दैट एसिड इज रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अब फाइनली लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी कि नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होते, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। हमने देखा था मेटल रिएक्ट विथ एसिड विथ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है, लेकिन नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होते, नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होते, ठीक है। अब देख लो, द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एसिड, ठीक है, ये लिख लिया आपने, चलो पॉज करके लिख लो, आराम से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है, हो गया, चलो डन। अभी देखो इसमें कुछ चीजें बच जाती है, कुछ रिएक्शन बच जाती है, वो मैं आपको बता दूंगा ताकि पूरे हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल खत्म हो जाए। तो क्या बोल रहा है, द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एन एसिड। द ऑक्साइड लिखो, द ऑक्साइड ऑफ मेटल react with water, the oxide of non-metal react with water to form acid, ठीक है। तो अगर ऑक्साइड किसके, नॉन मेटल के, ऑक्साइड नॉन मेटल के अगर पानी के साथ रिएक्ट होंगे, पानी मतलब H2O के साथ रिएक्ट होंगे
तो एसिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एसिड बनाएंगे। अब ये रिएक्शन करेंगे हम, तो देख लो, आराम आराम से समझो। तो मैं 3 ऑक्साइड की रिएक्शन आपको बताऊंगा, 3 ऑक्साइड की। एक तो CO2 कार्बन, नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड, बेसिक नेचर का होगा, सॉरी एसिडिक नेचर का होगा। उसके बाद SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और उसके बाद SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, हमेशा याद रखना कार्बन इज नॉन मेटल। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर 2 है ना, डाइऑक्साइड। उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें हमने पानी डाला H2O, इसमें भी पानी डाला H2O, इसमें भी पानी डाला। अब ये होना क्या चाहिए? एसिड बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? एसिड। लेट अस चेक क्या होगा। सीधे सीधे ऐड करो, H2C 2 और 1 3, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, समझ रहे हो? H2CO3 इसका नाम क्या होता है? कार्बोनिक एसिड। अब इसका डिस्क्रिप्शन कैसे लिखोगे? When carbon dioxide is reacted with water it gives carbonic acid, क्या देगा वो? कार्बोनिक एसिड। अब यहां पर सीधे सीधे ऐड करो, H2SO2 और O मतलब O3, H2SO3, ठीक है? नाम बताता हूं, गड़बड़ मत करना। H2S 3 और 1 4, H2SO4, समझ रहे हो? अब इसमें डिफरेंस क्या होता है H2SO3 और H2SO4 में? H2SO3 को हम बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, बराबर ना, सल्फ्यूरस एसिड। और H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो समझ में आया क्या है प्रॉपर्टी? कि जो ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल के, पानी के साथ रिएक्ट होने के बाद एसिड दे देते हैं, ठीक है? तो यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल फिनिश होते हैं। तो अब आइए नोबल मेटल समझने की कोशिश करते हैं। नोबल मेटल मतलब यूनिवर्स में कुछ मेटल होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, गोल्ड मतलब Au, सिल्वर Ag, प्लैटिनम, ओके? तो ये जो मेटल होते हैं ये नेचर में फ्री स्टेट में मिलते हैं, फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट में मतलब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं रिएक्ट होंगे? बिकॉज ये स्टेबल नेचर के होते हैं, स्टेबल नेचर के होते हैं। तो ये एलिमेंटल स्टेट में मिल जाते हैं, एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट मतलब फ्री स्टेट या अनकंबाइंड स्टेट। तो फिर कंबाइंड स्टेट क्या होता है? देख लो, जैसे कि सोडियम मेटल जो होता है ना, ये विग्रोसली रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ। नेचर में जो ऑक्सीजन होता है, एयर में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ, और Na2O सोडियम ऑक्साइड मिल जाएगा, और यहां पर क्या होगी? फायर कैच कर सकता है, वो जल सकता है, विग्रसली रिएक्ट होगा, बहुत फास्टली, अनडिस्परेटली, जल्दी से रिएक्ट होने की कोशिश करेगा, और आंच लग सकती है, वहां पर फायर कैच कर सकता है। इसीलिए सोडियम को केरोसिन में सिंक करके रखा जाता है। किसमें? केरोसिन में सिंक किया जाता है। अब जब सोडियम को केरोसिन के अंदर सिंक करोगे तो ये केरोसिन, यहां पर सोडियम मेटल है, केरोसिन में सिंक हो जाएगा। तो एयर के साथ इसका कांटेक्ट आएगा क्या? नहीं। तो टू अवॉइड द कांटेक्ट विथ एयर, केरोसिन में सिंक करके सोडियम को रखा जाता है। बिकॉज सोडियम इज सच अ हाई रिएक्टिव मेटल, सोडियम एक्टिविटी ऑफ सोडियम विथ ऑक्सीजन इज वेरी हाई एंड इट मे कैच फायर, आंच लग सकती है, वहां पर आग लग सकती है, इसलिए उसको केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। लेकिन उसके कॉन्वर्सली ये जो मेटल है, गोल्ड हो गया, गोल्ड Au, सिल्वर, प्लैटिनम, मतलब सम मेटल्स, देखो उनको बोलते हैं नोबल मेटल। क्या बोलते हैं? नोबल मेटल। नॉन रिएक्टिव स्टेबल मेटल जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते उनको बोलते हैं नॉन मेटल। कभी देखा है आपने गोल्ड करोड हो गया, गोल्ड को करोजन लगा, जैसे लोखंड को होता है, लोखंड करोजन हो जाता है ना, ठीक है? मतलब हवा के साथ वो रिएक्टिव है। तो लोखंड नोबल एलिमेंट है क्या? आयरन नोबल एलिमेंट है क्या? नहीं। तो ये जो एलिमेंट होते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ठीक है ना, सब मेटल्स लाइक कैसे कैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलाडियम, रोडियम, तो इन तरह के जो एलिमेंट होते हैं ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते, आर नोबल मेटल। तो इनको क्या बोलते हैं? नोबल मेटल। मतलब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते, इनको इसलिए इनको क्या बोला गया? नोबल एलिमेंट। तो इसकी डेफिनेशन यहां पर लिखी है मैंने, मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलाडियम, रोडियम फाउंड इन नेचर इन एलिमेंटल स्टेट। मतलब जैसे कि सोडियम ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन ये फ्री स्टेट में मिलेंगे, ओके? जैसे कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन ये फ्री स्टेट में मिलेंगे। व्हाई? दे डज नॉट रिएक्ट या डज नॉट अफेक्टेड बाय एयर, हवा का उन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, एसिड का भी कोई इफेक्ट नहीं होता, बेस, हीट, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, किसी के साथ ये रिएक्ट नहीं होते,
इसलिए इनको बोला जाता है नोबल मेटल। नोबल मेटल मतलब ऐसे मेटल जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ना तो एयर के साथ, ना तो एसिड के साथ, ना तो बेस के साथ, ना तो हीट के साथ, तो इनको बोला जाएगा नोबल एलिमेंट। क्या बोला जाएगा? नोबल एलिमेंट। कौन कौन से? गोल्ड, गोल्ड, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद प्लैटिनम, उसके बाद पैलाडियम, उसके बाद रोडियम। तो ये सारे मेटल जो है किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते, ना तो एयर के साथ, ना एसिड, ना बेस, ना हीट, तो इसलिए इनको नोबल एलिमेंट या नोबल मेटल्स बोला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देख लो, दे ऑकर इन नेचर इन एलिमेंटल स्टेट, मतलब फ्री स्टेट। किसी के साथ कंबाइन होंगे क्या? वो नहीं। ठीक है, तो ये फ्री स्टेट है, ये फ्री स्टेट है, ये फ्री स्टेट है, लेकिन ये कंबाइंड स्टेट है। कॉपर और ऑक्सीजन ये कंबाइंड स्टेट है। तो जो मेटल फ्री स्टेट में मिलते हैं उनको एलिमेंटल स्टेट बोलते हैं। दूसरा, गोल्ड, गोल्ड विच इज 100% प्योर इज कॉल्ड 24 कैरेट गोल्ड। तो 24 कैरेट सोना, खरा सोना, प्योर सोना किसको बोलेंगे? जो 100% प्योर होता है। लेकिन ये जो 100% प्योर सोना होता है ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसके हम ऑर्नामेंट मतलब दागिने बना नहीं सकते। अगर बनाओगे तो बहुत सॉफ्ट होंगे, जल्दी चिपक जाएंगे या ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो प्योर गोल्ड इज सॉफ्ट, तो सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, नरम होता है। एज अ रिजल्ट ऑर्नामेंट्स मतलब दागिने, ऑर्नामेंट्स मेड फ्रॉम प्योर गोल्ड, तो जो प्योर गोल्ड से ऑर्नामेंट्स बनते हैं, बेंड एंड ब्रेक, तो जल्दी से बेंड हो जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे ड्यू टू प्रेशर। थोड़ा सा भी अगर प्रेशर उन पे लगा तो ये बेंड होंगे या ब्रेक हो जाएंगे। ओके, ये बिकॉज 100% 24 कैरेट सोना जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है। थोड़ा सा भी प्रेशर लगाओगे ऐसे ऑर्नामेंट से जो 24 कैरेट सोने से बने हैं, खरे सोने से बने हैं, प्योर सोने से बने हैं, तो वो ब्रेक हो जाएंगे या बेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाता है? हैंड्स गोल्ड स्मिथ मतलब जो सोनार होता है, ओके सुनार, ओके गोल्ड स्मिथ जो सोने का काम करता है, मिक्स इट विथ सर्टन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब प्रमाण, कुछ प्रमाण में उसके अंदर प्योर सोने में वो क्या करता है? कॉपर मिक्स कर देता है या सिल्वर मिक्स कर देता है, और उससे उसकी कमाई भी हो जाती है। बिकॉज उसमें मिक्स किया हुआ कॉपर और सिल्वर सोने के भाव बिकता है ना। सबसे महंगा क्या होता है? प्लैटिनम, प्लैटिनम के बाद गोल्ड, गोल्ड के बाद सिल्वर। ओके, इस तरह से। तो अब ऑर्नामेंट्स में क्या किया उसने? कॉपर और सिल्वर मिक्स कर दिया। तो अगर ऐसे मिक्स किया तो अब उसकी प्यूरिटी कम हो गई। प्यूरिटी कम हो गई कितनी भी? ऑर्नामेंट्स आर मेड फ्रॉम 22 कैरेट गोल्ड और इवन गोल्ड विथ स्टिल स्मॉलर कैरेट। तो आप उसमें इंप्यूरिटी बढ़ाते जाओगे तो उसका परसेंटेज मतलब उसकी प्यूरिटी कम कम होते जाएगी, और 24 कैरेट से फिर किधर आ जाएगा? 22 कैरेट पे आ जाएगा। तो ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए 22 कैरेट का सोना यूज होता है। 22 कैरेट का सोना और 24 कैरेट सोने में फर्क क्या है? 24 कैरेट का सोना जो है वो 100% प्योर है, लेकिन वो सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा प्रेशर लगाने पर ब्रेक या बेंड हो सकता है। इसलिए गोल्ड स्मिथ जो सोनार होता है वो क्या करता है? उस प्योर गोल्ड में, उस 24 कैरेट खरे सोने में कॉपर या सिल्वर मिक्स कर देता है, जिस वजह से उसकी प्यूरिटी कमी होती है। अब ऐसे सोने को हम बोलते हैं 22 कैरेट सोना या उससे भी कम कैरेट वाला सोना होता है, और ऐसे सोने का यूज करके हम ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, दागिने, ज्वेलरी बना सकते हैं। अब इससे बनाई हुई ज्वेलरी ब्रेक नहीं होगी, ठीक है ना, उतना सॉफ्ट वो नहीं होता। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं यूजेस क्या क्या होते हैं किसके? नॉन मेटल के। यूजेस ऑफ नोबल मेटल, सॉरी नॉन मेटल, आई एम रियली सॉरी, यूजेस ऑफ नोबल मेटल। नोबल मेटल तो पहला यूज क्या? गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम, ये सारे नोबल मेटल है। क्यों नोबल मेटल है? बिकॉज ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते, फ्री स्टेट में ऑब्टेन होते हैं। आर यूज्ड टू प्रिपेयर ऑर्नामेंट्स, मतलब दागिने, ज्वेलरी बनाने के लिए इनका यूज होता है। ठीक है, सेकंड वन, सिल्वर यूज्ड इन मेडिसिन। सिल्वर का यूज मेडिसिन में किया जाता है। इट हैज एंटीबैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया को मारता है, ये बैक्टीरिया को मारता है। बैक्टीरिया आप समझते हो बायोलॉजी, ओके। तो बैक्टीरिया को मारने का ये काम करता है ह्यूमन बॉडी में, जो जिसकी वजह से डिसीज होते हैं, कुछ रोग हो जाते हैं, उनको मारने का काम ये करता है, जैसे कोरोना वायरस, ओके। तो सिल्वर में एक एबिलिटी होती है कि वो बैक्टीरिया को मार देता है, इसलिए मेडिसिन में यूज होता है। सिल्वर कोटेड मिठाई खाते हैं ना हम, अच्छी होती है वो, ठीक है, बिकॉज सिल्वर एंटीबैक्टीरियल है, ओके। जैसे हल्दी हमारी टर्मरिक एंटीबायोटिक है, वैसे एंटीबैक्टीरियल मतलब ये बैक्टीरिया को किल करता है बॉडी के अंदर के। तो गोल्ड एंड सिल्वर आल्सो यूज टू मेक मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल होता है ना ऐसे, तो मेडल बनाने के लिए भी इसका यूज होता है। गोल्ड सिल्वर आल्सो यूज टू मेक सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में गोल्ड और सिल्वर का यूज होता है, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बहुत इलेक्ट्रिसिटी इसमें जा सकती है। तो कुछ महंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के लिए इसका यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस माने मोबाइल, कंप्यूटर, ओके, लैपटॉप्स ऐसे। उसके बाद प्लैटिनम, पीटी मतलब प्लैटिनम, पैलेडियम मेटल्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट
इनका यूज कैटेलिस्ट की तरह किया जाता है। कैटेलिस्ट क्या होता है? केमिकल रिएक्शन का एक कंपोनेंट होता है जो रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है, जल्दी से रिएक्शन करवा देता है, उसको बोलते हैं कैटेलिस्ट। तो कैटेलिस्ट मतलब क्या? जो रिएक्शन में एक्चुअली पार्ट तो नहीं लेता, लेकिन जिसके प्रेजेंस में रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, उसको बोला जाता है कैटेलिस्ट। तो प्लैटिनम और पैलेडियम कैटेलिस्ट का भी काम करते हैं। किसका? कैटेलिस्ट का भी ये काम करते हैं। तो अब प्यूरिटी ऑफ गोल्ड समझते हैं। अभी अभी हमने देखा कि भाई जो 100% प्योर गोल्ड होता है दैट इज 24 कैरेट गोल्ड, और इसको ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज नहीं करते। अगर यूज करोगे तो बहुत सॉफ्ट ऑर्नामेंट्स बन जाएंगे जो थोड़ा सा भी प्रेशर लगाने पर ब्रेक होते हैं। इसलिए इसमें इंप्यूरिटी ऐड करके इसका कैरेट कम किया जाता है और हार्डनेस बढ़ाई जाती है। कॉपर सिल्वर ऐड किया जाता है उसमें और हार्डनेस बढ़ा के फिर ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको डिटेल में समझेंगे। द प्यूरिटी ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड एक नोबल मेटल है। नोबल मेटल मतलब जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता, फ्री या एलिमेंटल स्टेट में ऑब्टेन होता है। इसमें एयर, ऑक्सीजन, हीट, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो नंबर 1, द प्यूरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर इन कैरेट। तो प्यूरिटी किस में मेजर की जाती है? कैरेट। कैरेट उसका यूनिट होता है जिसमें प्यूरिटी मेजर की जाती है। तो 24 कैरेट गोल्ड इज कंसिडर्ड एज 100% प्योर। मतलब 100% प्योर गोल्ड कौन सा होगा? जिसका कैरेट कितना होगा? 24 कैरेट सोना, खरा सोना। ओके, तो 24 कैरेट प्योर गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट। याद रखना, 24 कैरेट गोल्ड जो होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। हेंस, इसलिए इट बेंड इजीली। सॉफ्ट होगा मतलब इजीली बेंड होगा, और इवन ब्रेक ड्यू टू स्मॉल प्रेशर। थोड़ा सा भी प्रेशर लगाने पर यह ब्रेक हो सकता है या बेंड हो सकता है। Hence, copper or silver is added with 24 carat 100% pure gold in necessary proportion। तो कुछ required proportion में कितना हार्डनेस चाहिए आपको, किस तरह के ऑर्नामेंट्स आप बना रहे हो उस पर डिपेंड। while making ornaments, तो ऑर्नामेंट्स बनाते वक्त आप उसमें कॉपर या सिल्वर ऐड कर दोगे, जिस वजह से उसकी प्यूरिटी कम हो जाएगी। इन अदर लैंग्वेज जिसका कैरेट डिक्रीज हो जाएगा और उसका हार्डनेस बढ़ जाएगा। तो जनरली 22 कैरेट सोना, 22 कैरेट गोल्ड इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स। तो ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए 22 कैरेट सोना यूज होता है। और 24 कैरेट को 22 कैरेट कैसे करोगे? उसमें कॉपर और सिल्वर ऐड करके। ठीक है, तो अब देख लो 100% मतलब 24 कैरेट पूरा गोल्ड, 100% प्योर मतलब 24 कैरेट। 91.66% गोल्ड और बाकी का जो परसेंटेज बचता है लगभग 9% कॉपर या सिल्वर ऐड करो। ओके, तो 22 कैरेट बोलते हैं। 75% गोल्ड होगा और 25% कॉपर और सिल्वर होगा, तो उसको बोलेंगे 18 कैरेट। 14 कैरेट मतलब लगभग 50-50 होगा, 58, 60, 40। 50% अगर गोल्ड होगा उसमें तो 12 कैरेट होगा, और 50 से भी कम होगा तो 10 कैरेट होगा। ये हार्डनेस, तो हार्डनेस ऊपर से नीचे क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट प्यूरिटी ऑफ गोल्ड। कभी आपने देखा है जो मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि सब्बल हो, फावड़ा, डू यू नो फावड़ा, या टोकरा हो, या जो कुछ भी मेटेलिक बॉडी होती है या खिड़की होती है मेटेलिक, उस पे हम पेंट लगाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं हम? तो इसका रीजन है करोजन। क्या? करोजन। तो करोजन मतलब क्या? जब मेटल हवा में के मॉइस्चर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है तो वहां पर कुछ रिएक्शन होती है, और उस रिएक्शन की वजह से वो जो मेटल है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, उस पे कुछ लेयर डिपॉजिट हो जाता है। जब कभी आयरन को देखा है आपने, आयरन पे रेडिश कलर का एक लेयर बन जाता है, उसको रस्ट बोलते हैं, गंज रस्ट बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको बोला जाता है करोजन। करोजन हमारे लिए नुकसानदेह होता है, इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। ठीक है, तो देख लो अब ये शिप जो होती है, शिप पता है मेटेलिक बॉडी से बनी हुई होती है शिप। तो शिप पे बहुत स्ट्रॉन्ग पेंट लगाया जाता है। क्यों? बिकॉज जो साल्टी वाटर होता है, समंदर के पानी में शिप चलती है, अब ये पानी के जब कांटेक्ट में आ जाएगा तो शिप के सरफेस के साथ बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होते हैं और वहां पर करोजन हो जाता है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं करोजन क्या होता है। ओके, तो हेडिंग लिखो करोजन। क्या? करोजन। तो क्या होता है करोजन? देख लो, गैसेस इन एयर, ठीक है ना, एयर में के जो गैसेस होते हैं, गैसेस इन एयर रिएक्ट विथ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब ओलावा। ओके, स्टिकीनेस, हवा में जो स्टिकीनेस होती है ना। ठीक है, तो क्या होता है देख लो, gases in air react with metal in the presence of moisture to form metal compound। ठीक है,
तो जो गैसेस होते हैं एयर के अंदर के अलग अलग मेटल के साथ अलग अलग तरह से रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड बनाते हैं। द मेटल गेट्स अफेक्टेड बाय दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस की वजह से मेटल अफेक्टेड हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा आयरन रेडिश कलर का बन जाता है, ठीक है। एंड अंडरगो डीके और डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब टूट जाना, फूट जाना, ब्रेक हो जाना, डीके मतलब कम हो जाना, घटना, खराब हो जाना, कॉल्ड करोजन, तो उसको क्या बोलेंगे, करोजन बोलेंगे। ओके, तो सिंपल सी डेफिनेशन आएगी करोजन की, द डीके और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर और मॉइस्चर, तो हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ या मॉइस्चर मतलब ओलावा, नमी, उसके साथ जब वो कांटेक्ट में आ जाता है मेटल, तो उसका डिस्ट्रक्शन या डीके हो जाता है, दैट डीके इज कॉल्ड एज करोजन, उसको क्या बोलते हैं, करोजन। जैसे कि देख लो आयरन, क्या आयरन अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो एक रेडिश कंपाउंड तैयार होगा, रेडिश कंपाउंड, ओके, जिसको हम बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं, रस्ट। क्या बोलते हैं, रस्ट। आयरन लोखंड मेटल है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया तो रेडिश कलर का एक कंपाउंड बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं रस्ट। तो जब कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आ जाएगा, कॉपर जब कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आ जाएगा तो ग्रीनिश कलर का रस्ट तैयार करेगा, ग्रीनिश कलर का लेयर डिपॉजिट होगा उस पे, ग्रीनिश कलर का लेयर डिपॉजिट होगा। उसके बाद सिल्वर जब हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S के कांटेक्ट में आ जाएगा तो ब्लैकिश कलर का हो जाएगा, ब्लैकिश कलर का हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इस तरह से करोजन होता है। तो आयरन में करोजन कैसे होता है, रेडिश कलर का कंपाउंड बन जाता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद, कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होने के बाद ग्रीनिश कलर बन जाता है, सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कंबाइन होने के बाद ब्लैकिश कलर का लेयर जमा हो जाता है। तो इस तरह से आयरन, कॉपर और सिल्वर का करोजन होता है, ठीक है। तो आयरन रेडिश कलर्ड डिपॉजिट इज फॉर्म, आयरन के सरफेस पे रेडिश कलर का डिपॉजिट बनेगा आफ्टर रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन इन एयर। तो जब लोखंड एयर में के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है तो रेडिश कलर का डिपॉजिट उस पर जमा हो जाता है जिसको हम रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, रस्ट, गंज, ठीक है। अब उसके बाद कॉपर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होगा हवा में के तो ग्रीन कलर का डिपॉजिट उस पर बनेगा, इस तरह से कॉपर का करोजन होता है, ग्रीन कलर का बन जाता है वो, ठीक है। ऐसे ही जब सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कंबाइन होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला H2, यस, तो ब्लैकिश लेयर बनेगा, तो इसको बोलते हैं रस्ट, इसको क्या बोलते हैं, रस्ट। अब ये आयरन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो रस्ट बनेगा, और रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2O, ओके। ये फॉर्मूला याद रखना, सिर्फ आगे इसकी प्रोसेस है आपको, और अभी जानना चाहते हो तो हमारी प्लेलिस्ट 10th और 11th में करोजन नाम की प्लेलिस्ट में लेक्चर देख लेना, समझ में आएगा, बिकॉज अभी उसकी तो जरूरत भी नहीं है। आयरन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो रेडिश कंपाउंड देगा, उसका फॉर्मूला होगा Fe2O3.XH2O। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि जब कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है तो ग्रीनिश कलर कंपाउंड बनाता है, उसका फॉर्मूला क्या है, सर्च करके कमेंट कर देना। सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कंबाइन होने के बाद ब्लैकिश कलर का करोजन बनाता है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका नाम क्या है, ओके। तो दिस इज रस्ट आयरन ऑक्साइड, मैंने एक बता दिया आपको, Fe2O3.XH2O। तो आपको पता करना है कॉपर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा तो रस्टिंग होगा, उसका ग्रीनिश कलर का एक कंपाउंड तैयार होगा, उसका फॉर्मूला, उसका नाम। और सिल्वर जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कंबाइन होगा तो ब्लैकिश कलर का एक कंपाउंड उस पर डिपॉजिट होगा जिसकी वजह से उसका नुकसान होगा, खराब होगा वो, तो उसका फॉर्मूला और उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। अब करोजन अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं लोग, या क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंशन ऑफ करोजन। तो व्हाट आर द मेथड्स टू प्रिवेंट द करोजन। तो देखिए, जब भी दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो नॉर्मली हम वो दो लोगों को दूर रखते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने देते हैं क्या, नहीं। तो ऐसे ही एयर और मेटल के बीच में एक दूसरे के बीच में झगड़ा है तो दोनों को नजदीक नहीं आने देना। तो नजदीक नहीं आने देने के लिए क्या करते हैं, मेटल के सरफेस पर कुछ लेयर पेंट कर देते हैं, जैसे कि देख लो, टू प्रिवेंट करोजन, करोजन प्रिवेंट करने के लिए मेटल का। अब देखो मुझे बताओ, आयरन ऑक्सीजन की वजह से प्रिवेंट हो रहा है, कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से प्रिवेंट हो रहा है, सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से प्रिवेंट हो रहा है। तो ये सारे गैसेस कहां पर है, एयर में है। अगर एयर में के इन गैसेस का कांटेक्ट आप इन मेटल सरफेस के साथ ब्रेक कर दोगे तो करोजन होगा क्या, नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मेटल सरफेस को ऑयल से पेंट कर देते हैं, या फिर ग्रीस से पेंट कर देते हैं, या फिर वर्निश जो केमिकल कंपाउंड होता है, या पेंट लगा देते हैं उसको। तो पेंट लगाने से क्या होगा, मेटल सरफेस एयर के कांटेक्ट में आएगा क्या, नहीं, मतलब आयरन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कॉपर को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा और सिल्वर को H2S नहीं मिलेगा। तो सिल्वर ना ब्लैक होगा, कॉपर ना ग्रीन होगा, आयरन ना रेडिश होगा, लाल कलर का होगा, ओके, ठीक है। आर अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। तो सरफेस ऑफ मेटल पे ये सारा लगाया जाता है ताकि ये एयर के संपर्क में, एयर के कांटेक्ट में ना आए। और एक मेथड होती है, क्या किया जाता है, अल्सो प्लेटिंग, प्लेटिंग मतलब लेयर चढ़ाना, लेयर चढ़ाना।
विथ नॉन करोडेड मेटल इज डन। जैसे कि आयरन का करोजन बहुत होता है, तो आयरन के सरफेस को हम क्या कर देंगे, जिंक से कोट कर देंगे, जिंक का लेयर लगा देंगे। उसको गैल्वेनाइजेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन। तो आयरन पे अगर आप जिंक का लेयर लगा दोगे तो ड्यू टू दिस कॉन्टैक्ट ऑफ मेटल विथ एयर इज लॉस्ट। तो अब क्या होगा, देखो ये आयरन है, आयरन के ऊपर हमने क्या लगा दिया, जिंक का लेयर चढ़ा दिया, जिंक का लेयर चढ़ा दिया। तो अब ये आयरन एयर के कांटेक्ट में आएगा क्या, नहीं। तो आयरन का करोजन होगा क्या, नहीं। तो जिंक एयर के कांटेक्ट में आएगा। ओके, तो जिंक लेस करोजन होगा, जिंक का ज्यादा करोजन होगा क्या, नहीं। तो लेस करोडेड एलिमेंट जिसका कम करोजन होता है उसको आयरन के ऊपर कोट किया जाता है और केमिकल रिएक्शन इज अवॉइडेड। ये जो केमिकल रिएक्शन होगी उसको क्या किया जाएगा, अवॉइड किया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रस्ट इन आयरन। आपको पता करना है रस्ट इन कॉपर, रस्ट इन सिल्वर का फॉर्मूला क्या है। तो कलर याद रखना, कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होने के बाद करोजन होगा, ग्रीनिश कलर कंपाउंड बनेगा। सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट होने के बाद ब्लैकिश कंपाउंड बन के करोजन हो जाता है। अब करोजन अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एलॉय बना दो। अब एलॉय बना दो मतलब एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ मिक्स करके एक नया कंपाउंड बना दो जिसको बोलते हैं एलॉय। एलॉय को सॉलिड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है सर, मैं क्या करूंगा, आयरन ले लूंगा, कॉपर ले लूंगा, दोनों को ऐड किया, कहां मिक्स हुए सर, ऐसे नहीं होता। आयरन को गर्म करो, आयरन को गर्म करो, आयरन पिघल जाएगा। ओके, पिघला हुआ आयरन। कॉपर को गर्म करो, कॉपर पिघल जाएगा, पिघला हुआ कॉपर। अब दोनों को मिक्स करो और स्टीर करो। ठीक है, अब दोनों को ठंडा कर दो। समझ में आया? तो इस तरह से मेटल को पिघला के मिला के फिर से सॉलिडिफाई किया जाता है और क्या बनाया जाता है, एलॉय। क्या बनाया जाता है, एलॉय। ठीक है, तो एलॉय बनाते हैं दो मेटल को मिक्स करके। अब कई बार लोग क्या करते हैं, मेटल के साथ नॉन मेटल भी मिक्स कर देते हैं, ऐसे भी चलेगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी देख लो, इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। क्या आएगी डेफिनेशन, होमोजीनियस मतलब एक जैसा, उसको स्टीर करके सब तरफ एक जैसा बनाना है। होमोजीनियस, दो वर्ड होते हैं ना, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब एक जैसा, होमोजीनियस मिक्सचर मिला है ना हमने, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर, हमेशा दो ही ऐड करते क्या, नहीं, टू और मोर मेटल, और होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल इज कॉल्ड एलॉय। एलॉय मतलब दो मेटल को मिक्स करके, और मिक्स करने के लिए प्रोसीजर मैंने आपको बताई, दोनों को पिघला के मिलाना है, स्टीर हलाना है और फिर सॉलिडिफाई करना है, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। तो मेटल को दूसरे मेटल के साथ मिक्स करो, मेटल को दूसरे नॉन मेटल के साथ मिक्स करो, तो जो बनेगा उसको बोलेंगे एलॉय। क्या बोलेंगे, एलॉय। अब एलॉय में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दे कंटेन मेटल्स इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग प्रोपोर्शन में, अलग अलग प्रमाण में, मतलब 60% कॉपर, 40% जिंक, 60% आयरन, 40, ऐसे प्रोपोर्शन में, अलग अलग प्रमाण में हम मेटल को ऐड करके हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से नया एलॉय हम बना देते हैं। तो फिजिकल, अब दो मेटल को आपने मिक्स किया तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंपोनेंट। मतलब सपोज ए एलॉय बना बी और सी मेटल के साथ, तो बी सी के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे उससे एग्जैक्टली अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे ए के, लेकिन दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होंगे, सेम होंगे। सारों के केमिकल प्रॉपर्टीज, सीपी मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज पीपी अलग अलग होंगे। एलॉय के फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल से अलग होंगे, ये उसके कंस्टिट्यूएंट है, लेकिन एलॉय के केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके कंस्टिट्यूएंट के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। कंस्टिट्यूएंट मतलब उसके घटक, उसके कंपोनेंट। ए एलॉय बना, बी और सी उसके कंपोनेंट है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कलर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, टेस्ट, डेंसिटी, ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्टिव एबिलिटी उसकी चेंज होगी क्या, नहीं होगी। फॉर एग्जांपल ब्रॉन्ज एक एलॉय होता है, ब्रॉन्ज एक एलॉय होता है, कैसे बनाया गया, उसके कंस्टिट्यूएंट कौन कौन है, कॉपर और टीन। कॉपर और टीन को मिक्स करके क्या बनाया गया, ब्रॉन्ज बनाया गया। अब ये कैसे होता है, हार्ड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है और करोजन रेजिस्टेंस होता है, इसका करोजन भी आसानी से नहीं होता। तो ब्रॉन्ज एक एलॉय है, उसके कंस्टिट्यूएंट, उसके घटक कौन कौन से, कॉपर और टीन, कॉपर और टीन। तो कॉपर, टीन और ब्रॉन्ज ये सबके फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगे, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे। ओके, अब स्टील कैसे बना, अब ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, तो मेटल को मेटल के साथ मिक्स करके एलॉय बनाया। अब यहां पर
मेटल को नॉन मेटल के साथ मिक्स किया गया। हमें पता है कार्बन कैसे होता है नॉन मेटल, आयरन कैसे होता है मेटल, तो स्टील बनाया गया। क्या बनाया गया? स्टील। अब ये स्ट्रॉन्गर मटेरियल होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आयरन से भी स्ट्रॉन्ग होता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की मॉडिफाई हो गई। उसके बाद होता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील पता है आपको, हमारे घर में जो यूटेंसिल बने हुए होते हैं ना, कभी भी करोजन नहीं होता उसका। तो ये कैसे बनाया जाता है? आयरन, कार्बन, निकेल, क्रोमियम, तो इन चारों को एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में मिक्स करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। अब ये जो होता है मोर ड्यूरेबल, ज्यादा दिन तक चलेगा। खराब होगा क्या? नहीं। मेरे शादी में यूटेंसिल आए थे, अभी तक चल रहे, अब मैं बूढ़ा होने तक चलेंगे वो, ठीक है ना। हो गई, मेरी भी शादी हो गई। मोर ड्यूरेबल और क्लीन होते हैं। स्टील देखा है आपने? स्टील एकदम क्लीन होता है, क्लीन, उस पर कोई लेयर जमा होता है क्या? नहीं होता है। स्टील के भांडे देखे ना आपने? ओके। डज नॉट रस्ट, और इनका करोजन तो बिल्कुल नहीं होता। रस्ट होगा क्या इनका? नहीं होगा। तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट करोजन इज टू फॉर्म एलॉय। और एलॉय क्या होता है? मेटल का मेटल के साथ होमोजीनियस मिक्सचर, या मेटल का नॉन मेटल के साथ होमोजीनियस मिक्सचर। डू यू नो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? देखिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ओरिजिनली कॉपर से बनी हुई है, लेकिन अब वो ग्रीनिश कलर की लग रही है। इसका रीजन ये है कि ये जो कॉपर है हवा के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होकर कॉपर कार्बोनेट बना देता है, जो कि करोजन होता है, और ये ग्रीनिश कलर का होता है, इसलिए ये स्टैचू ग्रीन कलर की लगती है। आपको कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला ऑलरेडी होमवर्क में दिया गया है, उसका फॉर्मूला आपको कमेंट करना है। तो आइए देखते हैं। देयर इज अ स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन द सी नियर न्यूयॉर्क सिटी इन अमेरिका। तो अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी प्लेस्ड है। द ओरिजिनल सरफेस ऑफ देयर स्टैचू वॉज मेड ऑफ कॉपर। ओरिजिनली ये कॉपर से बनी हुई है, बट नाउ इट लुक्स लाइक ग्रीन। लेकिन अब वो ग्रीन दिखाई देती है, हरी दिखाई देती है। इसका रीजन क्या होता है? दिस इज बिकॉज ग्रीन कलर्ड कंपाउंड copper carbonate has been formed by the reaction of copper with the carbon dioxide and moisture in the air। तो जो कॉपर का सरफेस है वो हवा में के एयर और कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट होके करोजन कर देता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ करोजन। इतिहास गवाह है कि भारतीयों का मतलब इंडियन का हमारा लोहा दुनिया ने माना है। देखो, अब अमेरिका ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया जो कॉपर का था, और अब वो ग्रीन कलर का लगने लगा। क्यों? बिकॉज उस पर कॉपर कार्बोनेट बन गया, करोजन हो गया उसका। लेकिन हमारे इंडिया में दिल्ली में जो कुतुब मीनार है वो 1500 साल पुराना एक टावर है, बड़ा सा टावर, लेकिन अभी तक वो लस्टरस है। क्यों? बिकॉज इंडियन लोग होशियार थे, इन्होंने क्या किया, उसको एलॉय से बनाया। एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल जो करोजन नहीं दिखाता, इसलिए वो अभी तक लस्टरस है, उसमें अभी तक चमक है, वो करोड नहीं हुआ। तो देखिए, देयर इज एन आयरन पिलर इन द प्रेमाइसेस ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली। तो दिल्ली में एक टावर बना हुआ है जिसका नाम है कुतुब मीनार, मेड अबाउट 1500 ईयर अगो, 1500 साल पुराना है। द पिलर इज लस्टरस इवन, आज तक वो पिलर में चमक है। आफ्टर सो मेनी ईयर्स, बहुत सालों के बाद भी। दिस इज बिकॉज आवर एंसिस्टर, एंसिस्टर मतलब पूर्वज, हमारे जो पूर्वज थे वो भी होशियार थे हमारी तरह, हैड मेड इट फॉर्म एन एलॉय। कहा किससे बनाया? उसको एलॉय से बनाया। उनको पता था एलॉय का करोजन नहीं होगा। इट कंटेन्स स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस मिक्सड इन आयरन। तो कार्बन, फॉस्फोरस और सिलिकॉन को आयरन के साथ मिक्स करके इन्होंने एक एलॉय बनाया, जिस एलॉय से कुतुब मीनार को बनाया गया। तो कुतुब मीनार करोजन होगा क्या? नहीं होगा। अब एक कंसेप्ट बेस्ड सवाल या एक्टिविटी सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है? देखो, 3 एक्सपेरिमेंट्स टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन गिवन बिलो। ठीक है, ऑब्जर्व द 3 टेस्ट ट्यूब एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो टेस्ट ट्यूब 1 में क्या है? टेस्ट ट्यूब है जिसमें नेल रखा हुआ है, एक खिला आयरन का नेल। इसमें एयर भी है, वाटर भी है और रस्टेड आयरन है, और इसको ये टेस्ट ट्यूब को बंद भी किया गया है। ठीक है ना, बंग से, जिसको बूच बोलते हैं, बंद किया जाता है। टेस्ट ट्यूब 2 जो है उसमें पानी में नेल है लेकिन ऑयल सरफेस से कवर्ड है, और इसमें का जो पानी है वो बॉइल्ड वाटर है। और टेस्ट ट्यूब 3 में क्या है? ड्राई एयर है टेस्ट ट्यूब के अंदर, और जो नेल डीप्ड है किसमें? कैल्शियम क्लोराइड में है। नीचे कुछ सवाल पूछे हैं, पहले मैं क्वेश्चन ए क्लियर करूंगा। तो देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है? वाई द नेल इन टेस्ट ट्यूब 2 इज नॉट रस्टेड। तो टेस्ट ट्यूब नंबर 2 का रस्ट क्यों नहीं हुआ नेल? इसका रीजन क्या है? देखो, जो नेल है पानी में डीप्ड है लेकिन ऊपर से ऑयल कवर्ड है,
तो ऑयल क्या करेगा, एयर का नेल के साथ का कांटेक्ट ब्रेक कर देगा। तो आप बोलोगे सर पानी में भी तो ऑक्सीजन होता है, लेकिन ये जो वाटर है ये बॉइल्ड वाटर है, तो इसमें का जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो सारा एस्केप हो चुका होगा। तो ऑक्सीडेशन जिसके वजह से रस्टिंग होती है या फिर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद आयरन रस्ट होता है, तो ऑयल की कवरिंग होने के कारण से ऑक्सीजन के संपर्क में नेल नहीं आएगा और रस्टिंग नहीं होगा। इन टेस्ट ट्यूब 2 ऑयल कट्स द सप्लाई ऑफ एयर टू द नेल ड्यू टू विच ऑक्सीडेशन ऑफ नेल इज प्रिवेंटेड। तो ऑयल क्या करेगा, ऑक्सीजन का सप्लाई या ऑक्सीजन का कांटेक्ट नेल के साथ नहीं होने देगा। एंड बॉइल्ड वाटर इज फ्री फ्रॉम गैसेस, पानी गर्म है इसलिए पानी में कोई गैसेस भी नहीं होंगे। तो द नेल इन द टेस्ट ट्यूब 2 इज नॉट रस्टेड। तो टेस्ट ट्यूब 2 का नेल रस्ट नहीं होने का कारण क्या है कि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा ऑयल की वजह से। अब क्वेश्चन नंबर बी देखो क्या बोल रहा है, व्हाई इज द नेल इन द टेस्ट ट्यूब 1 इज रस्टेड हाईली। क्यों हाईली रस्ट हुआ, बिकॉज वहां पर वाटर भी है, वाटर के अंदर भी गैसेस है और एयर भी है, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएगा, करोजन प्रोसेस हो जाएगी। द नेल इन द टेस्ट ट्यूब 1 इज हाईली रस्टेड हुआ बिकॉज नेल इज इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर एंड एयर, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज फास्ट। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने के लिए, ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। तो ऑक्सीजन होगा तभी तो ना ऑक्सीडेशन होगा ना। तो टेस्ट ट्यूब 1 में ऑक्सीजन अवेलेबल है इसलिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो रस्ट हो रहा है। और कॉन्वर्सली टेस्ट ट्यूब 2 में ऑयल ने क्या किया, कांटेक्ट ब्रेक किया ऑक्सीजन का नेल के साथ, और भले ही वो पानी में है लेकिन पानी गर्म है, इसलिए गर्म पानी में कोई डिसॉल्व गैसेस भी नहीं है, इसलिए टेस्ट ट्यूब 2 का नेल करोजन नहीं दिखाएगा। अब तीसरा और आखिरी क्वेश्चन, वुड द नेल इन टेस्ट ट्यूब 3 गेट रस्टेड, मतलब तीसरे टेस्ट ट्यूब में का नेल रस्ट होगा क्या। तो तीसरे टेस्ट ट्यूब में क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। अब एक चीज याद रखो, कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, वाटर के मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेगा, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है। तो इसलिए ऊपर की जो हवा है उसको नाम दिया गया है ड्राई एयर। ड्राई एयर मतलब विदाउट मॉइस्चर। तो अगर हवा में मॉइस्चर ही नहीं होगी तो करोजन का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन द टेस्ट ट्यूब 3, नेल रिमेन एज इट बिकॉज द कैल्शियम क्लोराइड एब्सॉर्ब मॉइस्चर। कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, ऊपर के हवा में का पूरा मॉइस्चर मतलब पूरा ओलावा, पूरा पानी एब्सॉर्ब कर लेगा, मेकिंग द एयर ड्राई, और हवा को ड्राई बना देगा। डज प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ द नेल, इस वजह से आयरन का रस्टिंग या नेल का रस्टिंग अवॉइड हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होगी। पॉज करके सारे आंसर अच्छे से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप इनके आराम से स्क्रीनशॉट निकाल लेना। ये आंसर ए का, ये आंसर आएगा आपका क्वेश्चन नंबर बी का, एंड फाइनली विल गेट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सी। इन सब के स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से नोट कर लेना। अब ये दो छोटे से पॉइंट भी हम क्लियर कर लेते हैं। अ चीप वैरायटी ऑफ स्टेनलेस स्टील इज मेड समटाइम बाय यूजिंग कॉपर इंस्टेड ऑफ कॉस्टली निकेल। मतलब निकेल के जगह अगर आप कॉपर यूज़ करोगे स्टील बनाने के लिए, क्यों यूज़ करोगे भाई, निकेल बहुत महंगा होता है और कॉपर सस्ता होता है, तो क्या हो जाएगा, यू माइट हैव सीन द वर्टिकल क्रैक्स इन द स्टेनलेस स्टील। तो अगर स्टील वेसल में क्रैक आ रहे हैं तो आपका स्टील चीप क्वालिटी का है, ख़राब क्वालिटी का है। उसका कारण ये है कि स्टील का जो अलॉय है वे बनाते वक्त आपने क्या यूज़ किया है, आपने यूज़ किया है कॉपर जो सस्ता होता है इंस्टेड ऑफ निकेल। अब नीचे वाला डिस्कस क्या बोल रहा है, यू माइट बी नोइंग स्क्रैप डीलर्स व्हाट डू दे डू विद द स्क्रैप, व्हाई इज दिस नीडेड। जब वो कचरा जमा करते हैं ना तो उस कचरे में से मैग्नेट घुमा देते हैं। अगर मैग्नेट घुमाओगे तो सारा मेटालिक कचरा उसको चिपक जाएगा, एंड मेटालिक कचरा जो होता है ना वो मनी जनरेटेड होता है, उसको वो बेच देंगे भंगार के दुकान पे और उससे वो पैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वो कचरे में क्या करेंगे, बड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट घुमा देंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेट घुमाकर सारा मेटालिक मटेरियल कचरे में का, स्क्रैप में का जमा कर लेंगे, जिससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल्स कोटा पैटर्न साइंस वाला, ऑफ फिजिक्स, फेसबुक पेज द हिंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। Do not forget to like, subscribe and share our channels Kota Pattern Science Wala and of Physics, and also the Facebook page the Hind Group of Institution. Thank you.